हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने इतिहास की श्रृंखला में कल इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। उसके बाद दोस्तों आज हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां लेंगे। तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान, जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1244 ईस्वी तक माना जाता है। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड माना जाता है। और मात्र 4 साल तक रजिया सुल्तान ने अपने इस दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम पर शासन किया था। चलिए उसी सिलसिले को हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान को माना जाता है। और इतिहासकारों का ऐसा माना जाता है कि रजिया सुल्तान एकदम सुल्तान के जैसा ही बिहेव करती थी और उसी के जैसे अपने शासन को चलाया करती थी। दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का पूरी तरह से विरोध किया। पर्दा प्रथा का त्याग किया। तो दोस्तों, हमारे आजकल भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, आजकल के टाइम पीरियड में ही स्त्रियों को पर्दा के अंदर रहना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, पर्दा प्रथा का पूरी तरह से विरोध हमारे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का पूर्णतः विरोध किया। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहलाने का श्रेय इसको मिला। दोस्तों, तो इसने इसके दो विश्वास पात्र हुआ करते थे। दोस्तों, इसके दो विश्वास पात्र हुआ करते थे। दोस्तों, पहला एतगीन और दूसरा अल्तुनिया। ये दोनों दोस्तों रजिया के विश्वास पात्र हुआ करते थे। जिसे दोस्तों अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने पंजाब के भटिंडा का सूबेदार बनाया था। और दोस्तों एतगीन को बदायूं का सूबेदार बनाया गया। दोस्तों, एतगीन को बदायूं दोस्तों रजिया सुल्तान के दो विश्वास पात्र हुआ करते थे, एतगीन और अल्तुनिया। जिसे एतगीन को दोस्तों बदायूं का सूबेदार बनाया था और अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने पंजाब के भटिंडा का सूबेदार बनाया था। दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अल्तुनिया जब स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ किया दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों, तभी दोस्तों इसके एक अश्वशाला का एक रख रखाव करने वाला एक व्यक्ति जिसे हम याकूत खान के नाम से जानते हैं, उससे इसका प्रेम प्रसंग हो गया दोस्तों। और यही प्रेम प्रसंग इस रजिया सुल्तान के दिल्ली सल्तनत से बाहर जाने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि रजिया सुल्तान का याकूत खान से प्रेम प्रसंग यानी कि एक नीच व्यक्ति से प्रेम प्रसंग करना, ये हमारे दिल्ली की जनता और वहां के मंत्रियों, वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। और इसीलिए रजिया सुल्तान को अपने उस सुल्तान की पद से हटाकर तबादला कर दिया गया। दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि याकूत खान इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से ही उसके यानी कि इल्तुतमिश के घोड़े का अश्वशाला का देख रेख किया करता था दोस्तों। और जब सुल्तान घोड़े पर सवार होते थे तो उसको अपने हाथ पर सुल्तान के पैर को अपने हाथ पर रखकर उसे घोड़े पर बैठाने का काम किया करता था याकूत खान। और यही काम याकूत खान रजिया सुल्तान के साथ भी किया करता था। यही सब करते करते एक दिन रजिया सुल्तान को उससे प्रेम हो गया और रजिया सुल्तान ने उसे यानी याकूत खान को एक महत्वपूर्ण पद अमीर आखूर याकूत खान को
याकूत खान को अमीर ए आखुर का पद दे दिया, यानी कि जो अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था, अश्वशाला का प्रधान। दोस्तों ये बात दिल्ली की जनता और वहां के मंत्रियों, वहां के शासकों, जो भी वहां के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि एक नीच व्यक्ति को इतना बड़ा पद दे दिया जा रहा है। यही बात इसे पसंद यहाँ के लोगों को, यानी कि एतकिन और अल्दुनिया को पसंद नहीं आई, और अल्दुनिया और एतकिन ने इसे सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। और क्योंकि दोस्तों ये दोनों रजिया सुल्तान के बहुत ही विश्वासपात्र हुआ करते थे, इसीलिए रजिया सुल्तान को इस पर कोई भी शक नहीं हुआ दोस्तों। और इधर बहराम शाह जो आप लोगों को पता होगा, दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसी दल चालीसा को अपनी तरफ मिलाने का कार्य कौन करने लगा? बहराम शाह, जो इसका रजिया सुल्तान का छोटा भाई हुआ करता था। दोस्तों रजिया सुल्तान का छोटा भाई बहराम शाह जो रजिया सुल्तान का भाई हुआ करता था, रजिया का भाई हुआ करता था, वो दल चालीसा को अपने तरफ मिला लिया। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि गुलाम वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण थे, ये दल चालीसा के लोग ही थे। सबसे ज्यादा शक्ति इन्हीं दल चालीसा यानी 40 लोगों में हुआ करती थी, क्योंकि ये लोग जिसको भी चाहते थे उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया करते थे, और जिसको भी चाहते थे उसे हटा दिया करते थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बहराम शाह ने सबसे पहले क्या किया, दल चालीसा के लोगों को अपनी तरफ मिलाने में कामयाबी ली, और दल चालीसा के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया दोस्तों। और रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में इतने सारे विद्रोह हुए, लेकिन सारे विद्रोहों को रजिया सुल्तान ने पूर्णतः दबा लिया। लेकिन दोस्तों जब इसी के विश्वास पात्र अल्दुनिया ने पंजाब का विद्रोह किया दोस्तों, 1240 ईस्वी में अल्दुनिया का विद्रोह, हुआ, जो कि भटिंडा में है। अल्दुनिया का विद्रोह हुआ पंजाब के भटिंडा में। पंजाब के भटिंडा में अल्दुनिया का विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही रजिया और याकूत खान, क्योंकि रजिया याकूत खान से प्रेम करती थी, इसीलिए रजिया और याकूत खान दोनों ही पंजाब के विद्रोह को दबाने के लिए गए। और जैसे ही रजिया और याकूत खान वहां पहुंचे, अल्दुनिया चाहता था रजिया से विवाह करना। अल्दुनिया चाहता था कि रजिया से विवाह ये करे। इसी बात से नाराज था, और अल्दुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी। अल्दुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी, और रजिया के सामने दो प्रस्ताव यानी 2 शर्तें रखी। रजिया को बंदी बना लिया, और रजिया के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि या तो रजिया सुल्तान मुझसे विवाह करे, या तो रजिया मुझसे विवाह करे, और दूसरी शर्त थी कि या तो दिल्ली का सिंहासन उसे दे दिया जाए, उसे यानी कि अल्दुनिया को दे दिया जाए। क्योंकि रजिया ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता के द्वारा बनाए हुए इतने विशाल साम्राज्य को इतनी आसानी से किसी को दे दिया जाए। इसलिए रजिया ने अल्दुनिया से विवाह करने के लिए राजी हो गई। और दोस्तों अल्दुनिया भी ये बात समझता था कि यदि या तो रजिया से विवाह कर लेता है तो भी दिल्ली का जो
सिंहासन है वो दुनिया के हो जाएगा इनडायरेक्टली, और या तो दिल्ली का सिंहासन देने के लिए रजिया खुद ही उसे मंजूरी दे दे। लेकिन दोस्तों रजिया भी कम चालाक नहीं थी दोस्तों, इससे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने पिता के द्वारा बनाए हुए सिंहासन को या साम्राज्य को देने के लिए तैयार नहीं हुई। दोस्तों जब ये बात जैसे ही ये बात बहराम साहब को पता चली कि रजिया अल दुनिया से विवाह करने के लिए तैयार हो गई है और ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, रजिया और अल दुनिया आपस में मिल चुके हैं, इस बात की पता जैसे ही बहराम साहब को लगी दोस्तों, इसके होश उड़ गए। और दोस्तों बहराम साहब को पता था कि अगर अल दुनिया और रजिया दोनों दिल्ली आ पहुंचे तो इसकी खैर नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दल ऐसे के लोगों को अपने आप में मिला चुका था, और अगर इस बात का पता इसको लग जाता रजिया को और दुनिया को तो इसकी हत्या कर दी जाती। इसी बात से डरकर बहराम साहब ने दल चाइसे के लोगों को आदेश दिया कि जाइए और अल दुनिया और याकूत खान अल दुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाए। दोस्तों दल चाइसे के लोगों ने रात में जब ये रजिया सुल्तान और अल दुनिया दिल्ली वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के ही कैथल नामक स्थान पर जैसे ये लोग विश्राम करने के लिए रात में अपना शिविर लगाकर बैठे हुए थे, दल चाइसे के लोगों ने चुपके से इन दोनों पर आक्रमण कर दिया और इनकी हत्या कर दी। दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो रजिया का मकबरा टॉम ऑफ रजिया कैथल हरियाणा के कैथल में स्थित है। दोस्तों रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में स्थित है दोस्तों उसके बाद क्योंकि बहराम शाह ने इन रजिया और अल दुनिया की हत्या करवाई, इसलिए अगला जो सुल्तान बनेगा वो बहराम शाह बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बहराम शाह के बारे में कुछ एक जानकारी लेते हैं। दोस्तों बहराम शाह का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, बहराम शाह का टाइम पीरियड केवल 2 साल माना जाता है दोस्तों। 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह का टाइम पीरियड माना जाता है। हम लोग पढ़ेंगे बहराम शाह। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहराम शाह में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बनता है, केवल और केवल 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो बस हम उन्हीं 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह का टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों। और बहराम शाह के टाइम पीरियड में दो ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए थे दोस्तों। बहराम शाह के द्वारा ही नायाब ए मुमलकात नामक पद बनाया गया था दोस्तों। नायाब ए मुमलकात नामक पद बनाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? बहादुर शाह के द्वारा। और दिल्ली का प्रथम नायाब ए मुमलकात कौन था दोस्तों? तो एतगीन था दोस्तों। ये नायाब ए मुमलकात होता क्या दोस्तों? तो नायाब ए मुमलकात ऐसा पद होता है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के गुलामों में नायाब ए मुमलकात बहुत ही सर्वोच्च पद होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान के बाद नायाब ए मुमलकात ऐसा पद है जो सुल्तान के बाद सबसे पावरफुल पद माना जाता है दोस्तों। क्योंकि एतगीन की कृपा दृष्टि से बहराम शाह ने दिल्ली का सुल्तान बनने का सौभाग्य मिला था इसीलिए इसने एतगीन को ही नायाब ए मुमलकात का पद दे दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था बहराम शाह के टाइम पीरियड में दोस्तों, मंगोलों का प्रथम आक्रमण इसी के समय में हुआ था। तो दोस्तों मंगोलों का आक्रमण इसी के समय में हुआ था। आप सभी लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों बहराम शाह के समय में 1240 से 1242 ईस्वी तक
के टाइम पीरियड के अंदर ही मंगोलों का आक्रमण भारत में सबसे पहले हुआ दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मसूद शाह दोस्तों। मसूद शाह भी 2 ही साल तक हमारे दिल्ली सल्तनत में शासन किया था दोस्तों। मसूद शाह 1242 से 1246 दोस्तों। केवल और केवल 4 साल तक हमारे दिल्ली सल्तनत पर ये मसूद शाह शासन किया करता था दोस्तों। इसके समय में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन ये जो मसूद शाह ये भतीजा था किसका? बहराम शाह का भतीजा था। बहराम शाह का भतीजा था। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इल्तुतमिश के मरने के बाद केवल कुछ महीनों तक का शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसी फिरोज शाह का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। तो इसके समय में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। बस आप लोगों को जानकारी के लिए हम ये बता दें कि जो मसूद शाह ये बहराम शाह का ही भतीजा था। और क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह ये दोनों भाई थे, इसीलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहराम शाह का बड़ा भाई है, इसीलिए मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद का। इसके बाद दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड होगा 1246 से 1265 दोस्तों। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने अपना वजीर किसको बनाया था दोस्तों? अपना वजीर बनाया था गयासुद्दीन बलबन को। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन को ही अपना वजीर बनाया था। और दोस्तों वजीर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। वजीर प्रधानमंत्री, दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री का जो पद था वो वजीर के नाम से जाना था, प्रधानमंत्री का पद। दिल्ली सल्तनत में जो वजीर था वो प्रधानमंत्री का ही एक पद हुआ करता था। तो इसी के वजीर के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह की नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी जाती है। और नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर जाती है। और अगला जो शासक बनेगा गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों हमारे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध शासक, इतिहास में दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक ही गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से अच्छे काम हुए। तो चलिए दोस्तों हम उन गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड 1265 से 1287 ईस्वी तक माना जाता है। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड 1246 से 1287 ईस्वी तक माना जाता है।